हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें को रिकॉल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहले हमने स्टडी किया था साइंस क्या होता है। तो जो साइंस होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस के अलग अलग लैंग्वेज में क्या मीनिंग होते हैं या क्या वर्ड होते हैं। तो बच्चों लैटिन में उससे बोलते हैं साइंस, या इसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना। संस्कृत में होता है विज्ञान एंड अरबी में होता है इल्म। ये सब का मतलब क्या होता है? टू नो। ओके, देन आफ्टर हमने ये भी स्टडी किया था कि साइंटिफिक मैनर्स में अगर हमें किसी भी इवेंट को स्टडी करना है, यानी हमारे आसपास जो भी घटनाएं बनती है उसको हमें साइंस में इंक्लूड करना है, तो हम पहले उसके ऊपर क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसको एक लिमिटेड स्केल के अंदर स्टडी करते हैं, यानी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं या कंक्लूजन निकल के आते हैं, उसका हम क्वालिटेटिव या तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। देन आफ्टर वी आर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, जरूरी कैलकुलेशंस करते हैं। और देन आफ्टर जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं बच्चों। उसके ऊपर से हम उस इवेंट का प्रिडिक्शन करते हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। चलो, अब हमने प्रिडिक्शन भी कर लिया। फिर क्या करते हैं? हम टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं कि ये जो हमारा प्रिडिक्शन था वो राइट है या रॉन्ग। और अगर वो प्रिडिक्शन हमें सक्सेस होता है तो हम क्या करते हैं? भाई ये एस्टेब्लिश हो गया एज ए लॉ और हाइपोथेसिस। तो ये सारे स्टेप्स थे। देन आफ्टर बच्चों हमने स्टडी किया था टू मेन थ्रस्ट इन फिजिक्स। टू मेन थ्रस्ट कौन से थे? यस, एक था यूनिफिकेशन एंड दूसरा था रिडक्शन। यूनिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल इन वन, यानी कुछ फंडामेंटल स्लो, कुछ फंडामेंटल स्लो के अंदर ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज वर्क करते हैं। दूसरा था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हमने सिखाया था कि वन इन ऑल, मतलब कि कोई बड़ी सिस्टम है उसका हमें स्टडी करना है, तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और पार्शियली उसका स्टडी करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम का भी स्टडी कर सकते हैं। देन आफ्टर बच्चों हमने पढ़े थे फिजिक्स का रिलेशन विथ अदर ब्रांचेस। फिजिक्स का रिलेशन विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स का रिलेशन विथ बायोलॉजी, ये भी आपको पता है। देन आफ्टर बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे मैकेनिक्स होता है, ऑप्टिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होता है। जो ये सारी चीज में फिजिक्स हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप इसे भी करिए। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों डोमेन्स। फिजिक्स के डोमेन्स क्या थे? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डोमेन्स, माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जहाँ पे हम बहुत ही छोटे स्केल पे स्टडी करते हैं, लाइक एटम्स, न्यूक्लियस, ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल, ये सब का स्टडी हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर। बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्केल के अंदर। तो मैक्रोस्कोपिक स्केल में क्या होता है कि मैक्रोस्कोपिक स्केल के अंदर हम बड़े बड़े स्केल की बात करते हैं, यानी वी आर स्टडी लाइक लेबोरेटरी स्केल या तो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। ये स्केल पे हम स्टडी करते हैं। देन आफ्टर बच्चों हमने पढ़े थे रेंजेस, यानी मास, लेंथ और टाइम के स्पान। कि फिजिक्स में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है। मिनिमम मास कितना मेजर करते हैं, मैक्सिमम मास कितना मेजर करते हैं। मिनिमम टाइम कितना करते हैं, मैक्सिमम टाइम कितना करते हैं। तो आपको बताया कि मास के लिए क्या था स्पान। मास, यस, रिवाइज करिए, 10⁻⁻30 kg टू 10⁻55 kg, राइट। फिर हमने बात करी टाइम की बच्चों। तो टाइम के लिए बात करते हैं 10⁻18 सेकंड टू 10⁻22 सेकंड का टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ का स्पान क्या था? लेंथ का स्पान था 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रेशियोज भी पूछते हैं कि एग्जाम के अंदर
राइट डाउन द रेशियो ऑफ द स्पान ऑफ द लेंथ। तो क्या करोगे, ये सपोज लेंथ का स्पान है 10⁻14 टू 10⁻26, तो हमने क्या सिखाया था आपको, -14 टू द 10⁻26 का रेशियो, यानी 10⁻40। और उसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो 10⁻14 भी आ सकता है। सपोज आप 10⁻26 अपॉन 10⁻14 करोगे तो आपका आंसर ये भी आ सकता है। इस तरह से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों हमने स्टडी किए थे कि एक्साइटमेंट के स्टेप्स क्या थे। तो एक्साइटमेंट के स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हमने लिखे थे कि टीवी प्रोग्राम, टीवी के अंदर जब हम कोई लाइव न्यूज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही स्पीडी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का एरिया है। एक्साइटमेंट का एरिया यानी हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये सब क्यों हो सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है ना। तो ये सब हमारे एक्साइटमेंट के एरिया में आते हैं। लेसर से हम कोई भी डिसीज को क्योर कर सकते हैं, है ना। तो लेसर का भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। रोबोटिक्स का इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर बच्चों। कंप्यूटर का आज बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज हमारी क्यूरियोसिटी के लिए है, यानी इससे हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, इसके अंदर ऐसे तो क्या हुआ कि जो हमारी लाइफ में इतना यूजफुल हो गया। ये सारा स्टडी करने के लिए हमारे पास एक्साइटमेंट के ये रीजन है। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से 2 पॉइंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस, देन फंडामेंटल लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो पहले लिखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस। बच्चों ऐसे तो नेचर में बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी फोर्स होते हैं और मैक्रोस्कोपिक पे भी फोर्स। मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे फोर्स। जैसे मैक्रोस्कोपिक फोर्स की बात करते हो, एक एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, यस, कॉन्टैक्ट फोर्स, बियॉन्स फोर्स। बहुत सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो मैक्रोस्कोपिक पे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पे देख लो आप, जो स्मॉल फोर्सेस, अब देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो माइक्रोस्कोपिक पे है, छोटे छोटे पार्टिकल भी उसमें लगता है ना। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक तो बहुत सारे फोर्सेस, पर ये सारे फोर्सेस में से हमें लिखने हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स हम लिखते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडी। सपोज कि दो बॉडी है जिसका मास m1 एंड m2 है और उसका डिस्टेंस r है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, है ना। अगर दो बॉडी का मास m1 m2 है तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों ये जो फोर्स प्रोड्यूस क्यों होता है, ये फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मास। अगर कोई बॉडी या पार्टिकल को मास है, दो बॉडी या पार्टिकल के पास मास है, तो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है बच्चों, ये फोर्स अट्रैक्टिव है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है। बट ये फोर्स वीक फोर्स पे, कैसा है फोर्स, ये अट्रैक्टिव तो है पर इतना भी अट्रैक्टिव नहीं कि सपोज कि हमारे पास ये दो बॉडीज है, दो पेन दो बॉडी हो गई, इसके पास मास है, तो अट्रैक्ट करेंगे पर इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि एक दूसरे के पास आ जाए, बिकॉज इट इज वीक अट्रैक्टिव फोर्स। बच्चों ये फोर्स कैसा है, वीक फोर्स है। ये फोर्स डिपेंड्स करता है मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के ऊपर से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बच्चों ये फोर्स की रेंज क्या होती है, ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। कुछ रेफरेंस में तो लिखा होगा कि इनफिनिट उसकी रेंज हो सकती है बच्चों, यस ये भी कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इसके एग्जांपल ले लो आप, सपोज कि हमारे पास ये सन है सोलर सिस्टम के अंदर और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। और
देखो सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, 1.45 × 10⁻11। तो बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स भी है। ये फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। कितना फोर्स ये वीक है, तो इट इज 10⁻38 टाइम टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स से, ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻38 टाइम, प्लीज नोट डाउन। अब बात करते हैं सेकंड फोर्स की, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बीच में प्रोड्यूस होता है, पहले वो स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस क्या है r। तो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। ये फोर्स आपको दिखने में लगता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा, G m1 m2 बाई r² जैसा। यस तो इसके ऊपर से हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे मैकेनिक्स में मास इंपॉर्टेंट है, वही रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चार्ज प्रोड्यूस करता है, प्ले करता है। ओके, तो ये फोर्स किसके बीच में लगता है, इट इज द एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। बच्चों ये फोर्स लगता है दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में, मतलब कि दो चार्ज अगर स्टेशनरी है तो एक दूसरे के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स कैसे हो सकती है, ये फोर्स दो टाइप के होते हैं, रिपल्सिव और एट्रैक्टिव। कैसे रिपल करेंगे, एज वी आर नोइंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, एक चार्ज का टाइप पॉजिटिव होता है, एक चार्ज का टाइप नेगेटिव होता है ना। अगर लाइक चार्जेस है, मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों ये भी हम लिख सकते हैं दैट लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। अब बात करते हैं बच्चों आगे कि ये जो चार्ज, ये जो फोर्स लगता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल में, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल में होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से। इट इज 10⁻² टाइम, ये 10⁻² टाइम स्ट्रॉन्ग टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स, 10⁻² टाइम ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से ज्यादा है। और इट इज 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चों आएगा थर्ड फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पे होता है, ले लेते बच्चों यहाँ पे एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, यस, एटम के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन्स लाइक चार्जेस है, फिर दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो अकॉर्डिंग टू रिपल्जन ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर आ जाने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसको न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने वाला एक फोर्स होता है बच्चों, वो फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स। समझ लीजिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, इट्स ओवरकम द इफेक्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, है ना। ये फोर्स किसके बीच में लगता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। As we are knowing that proton are repel each other, but ये ओवरकम करता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो रिपल्जन फोर्स को ओवरकम करता है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों एक ही फोर्स लगता है जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियन, उसे बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे पार्टिकल बच्चों, दोनों न्यूक्लियन पार्टिकल है।
सो इट इज एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। कहां पे लगता है? एक्टिंग बिटवीन। इसे समझिए बच्चों, न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो दोनों का कॉमन नाम हो गया न्यूक्लियन। इट इज एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियन। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। बच्चों दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आप इसे भी याद रखिए। कितना स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको पता है, हमने कंपैरिजन आगे कर लिए दो फोर्सेस के साथ। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग इन न्यूक्लियस, बच्चों न्यूक्लियस की रेंज क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो ये 1 फर्मी के ऑर्डर का भी हो सकता है। इसकी रेंज क्या होती है बच्चों? 1 फर्मी के ऑर्डर की हो सकती है। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है? तो हमने अभी सीखा था एग्जांपल, वही लेते हैं एटम पे एग्जांपल। सेंटर में कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्लियर? ये वीक न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोसेस होती रहती है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, अब वो बन गया न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन बना, मतलब कि उसने क्या इमिट किया? पॉजिट्रॉन इमिट किया, मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रहेगा। साथ में उसने न्यूट्रिनो इमिट किया। अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा ना, तो क्या होगा बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो इमिट करेगा। ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है, जिसे बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, ओके, emission of electron and neutrino takes place due to weak nuclear force in nucleus। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी न्यूट्रिनो या तो प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रिनो इमिट्स होते हैं। ये हमने यहाँ पे सीखा बच्चों। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज भी 10⁻⁻15 मीटर पे ऑर्डर की है, मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। ओके, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर इतना वीक है क्योंकि वो अपने आप में से पार्टिकल को इमिट करता है। स्ट्रॉन्गली बॉन्ड से बंधा हुआ नहीं, इजीली हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। हैज अ रेंज 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। 10⁻13 टाइम, 10⁻13 टाइम वीक टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके बच्चों, ये थे पॉइंट्स अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस। टोटल हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। सेकंड फोर्स था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। थर्ड था स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड फोर्थ वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बातें करते हैं कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ कंजर्वेशन की। बच्चों ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर स्टडी नहीं किया और आज का लेक्चर ही पूरा एक बार देख लिया तो भी बच्चों आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, और यही तो एग्जाम में आता रहता है। चलो, लॉज ऑफ कंजर्वेशन। देयर आर फ्यू लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन नेचर, यहाँ पे नोट कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। बच्चों ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम पूरे फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों लॉज ऑफ कंजर्वेशन 11th में स्टडी करते हैं और इसको स्टडी करते हैं हम 12th के अंदर। आज हम इसके थोड़े स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट करने से पहले समझ लो कि कंजर्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द कंजर्वेशन?
कंजर्वेशन इट मीन्स टू कंजर्व, टू नॉट चेंज विथ टाइम, दैट इज नॉन एज द कंजर्वेशन, है ना। सपोज आपने कोई कंटेनर ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको आपने धूप में रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो वेपोराइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि वही अमाउंट वही क्वांटिटी में पानी उसके अंदर रहा, मतलब क्या हुआ बच्चों, कंजर्वेशन हुआ। सपोज कि इसमें से कुछ पार्ट्स का वेपोराइजेशन हो गया तो क्या होगा, कंजर्वेशन नहीं होगा। तो मतलब आप सिंपल याद रखिए, कंजर्वेशन इट मीन्स डू नॉट चेंज क्वांटिटी विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, मतलब क्या होता है, तो दुनिया में जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी कंजर्व्ड है, ओके। देयर इज नो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नई प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, कोई नई हो सकती है डिस्ट्रॉय, बट यस एनर्जी का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। एनर्जी इन यूनिवर्स इज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क करेंगे, वर्क डन बाय द ड्यूरिंग वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, कोई भी आपको, फर्स्ट में बोल रहा हूं कितना, कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व्ड इफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा, एनर्जी ऑफ universe remains constant, energy of world remains constant, energy can transfer from one state to other state but it is not destroyed or not produced। बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, इसको भी हम अलग अलग मेथड समझेंगे। सपोज कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, आप देख लो, क्या इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको इनिशियली, नहीं, कोई चार्ज नहीं है। अब मैं ट्राई करता हूं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को सेंड करने का, ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है, बट ये सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा पाएगा, रास्ता बंद है उसके लिए। अब मैं ट्राई करता हूँ प्रोटॉन को भेजने का, तो प्रोटॉन जाओ अंदर, ये भी नहीं जा सकता क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं जा सकता या बाहर नहीं आ सकता। यस, अब मैं गामा को एंटर करूंगा तो बच्चों ये जाएगा, पर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पेयर को प्रोड्यूस करेगा, इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। मतलब कि इनिशियली इस सिस्टम के अंदर चार्ज जीरो था और फाइनली भी क्या हो गया, जीरो, मतलब कि चार्ज का क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। तो इसके हिसाब से हम क्या बनेंगे सेंटेंस, राइट डाउन, for an electrically isolated system, for an electrically isolated system total charge of system remains conserved, clear। दूसरा एक एग्जांपल ले लो बच्चों आप, सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है, ये उसके क्रॉस सेक्शन से, जब स्विच ऑन होती है और करंट फ्लो होता है तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है वो क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन में एंटर होते हैं, दूसरे में से बाहर निकलते हैं, एक में एंटर होते हैं, दूसरे में से बाहर निकलते हैं। कोई भी चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन के पास रुकता नहीं है, मतलब कि कंजर्व होता नहीं है, एक क्रॉस सेक्शन में एंटर होगा, दूसरे से बाहर निकलेगा, एंटर होगा, दूसरे से बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन होता है। ये एग्जाम्पल से आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ सकते हैं। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए फोर्स क्या है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, तो सिस्टम में उसके ऊपर आप फोर्स क्या लगा रहे हो, जीरो लगा रहे हो। अगर आपने फोर्स जीरो लगाया बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ होता है डीपी बाई डी टी, समझ लो। अब ये इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट फोर्स जीरो है मतलब कि डेरिवेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। मैथमेटिकली देखें तो किस क्वांटिटी का डेरिवेशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो लॉ क्या बनेगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो, इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके। दूसरा भी बोल सकते हैं,
फॉर आइसोलेटेड सिस्टम linear momentum remains conserved. ये दो आप लिख सकते हो. For an isolated system linear momentum remains conserved. बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया, उसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकता है. तो ये भी आप लिख सकते हो. अब आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है तो आप उसमें से भी लिख सकते हो. बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. देखिए दोनों वर्ड सिमिलर है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर का. ये जो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है ना वो हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन के अंदर, और ये पढ़ते हैं हम रोटेशनल मोशन के अंदर. जैसे लीनियर मोशन के अंदर फोर्स नाम की क्वांटिटी आती है, उसी टाइप की सिमिलर क्वांटिटी आती है टॉर्क. कहाँ पे आती है ये? रोटेशनल मोशन. अभी तो आपको नया लगता होगा बट ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो 11th में, डोंट वरी. अब देखो टॉर्क 0 है बच्चों, तो जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ आप लगा सकते हो फोर्स के लिए बच्चों, उसी तरह न्यूटन का सेकंड लॉ लगा सकते हो आप इसके लिए, टॉर्क के लिए. यहाँ पे लीनियर मोमेंटम था तो यहाँ पे होता है एंगुलर मोमेंटम अपॉन dt. ये 0 हो जाएगा, तो L क्या हो गया? 0. तो बच्चों इसी तरह का सेंटेंस यहाँ पे बना दो. चलो, इफ total torque acting on system of particle is 0. If total torque acting on system of particle is 0, its total angular momentum remains constant. Remains constant यहाँ पे आएगा constant. क्लियर? चलो फिर से. If total torque acting on system of particle is 0, if total torque acting on system of particle is 0, total angular momentum remains constant. बच्चों ये थे कुछ लॉज फॉर द कंजर्वेशन